नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत अभिनंदन। आज मैं आपको जैनेन्द्र कुमार के बहुचर्चित उपन्यास सुनीता की कथानक के विषय में बताऊंगी। 1935 में नारी प्रधान औपन्यासिक कृति सुनीता का प्रकाशन हुआ। आरंभ में सुनीता का 2/3 अंश चित्रपट में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही गुजराती में न केवल ये अनुदित हुआ, अपितु वहां एक पत्रिका में भी यह धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। सुनीता उपन्यास का शीर्षक सुनीता नायिका प्रधान है। ये उपन्यास की नायिका सुनीता पर आधारित है। सुनीता उपन्यास की रचना ने जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। उपन्यास का प्रारंभ श्रीकांत और उसके अभिन्न मित्र हरिप्रसन्न के चरित्रों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के साथ होता है। यद्यपि दोनों छात्र जीवन से घनिष्ठ हैं, तथापि उनके चरित्रों में उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। कुलीन, संभ्रांत, सनाड्य परिवार से संबद्ध श्रीकांत अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हरिप्रसन्न से मित्रता करने का आकांक्षी होता है और इसीलिए वो हरिप्रसन्न की अजीबोगरीब हरकतों को भी सहन करता चलता है। हरिप्रसन्न क्योंकि अपना व्यय करने में असमर्थ रहता है, इसलिए श्रीकांत उसके अधिकतर खर्चे उठाता है। हरिप्रसन्न श्रीकांत की अपेक्षा सदा व्यस्त दिखाई देता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने विषय में वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहता। श्रीकांत शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वकील बनता है और सुनीता नामक सुंदर, सुशील, सुघड़ युवती से विवाह कर लेता है। उसे अपने मित्र हरिप्रसन्न का हमेशा ध्यान रहता है, किंतु इतना समय व्यतीत होने पर भी उसकी कोई खोज खबर श्रीकांत को नहीं होती। वह सुनीता से भी अपने मित्र के विषय में चर्चा करता है, अपनी एक एक बात उसको बताता है और उसके पुराने पते पर एक लंबा प्रेममय खत लिखकर भेजता है। किंतु हरिप्रसन्न ने अपना पता बदल लिया था, इसलिए पत्र पुनः उसके पास वापस आ जाता है। इस पत्र में वो हरिप्रसन्न को अपने विवाह, अपनी पत्नी सुनीता के विषय में पूरा विवरण देता है। हरिप्रसन्न को वह सुनीता को जानने और समझने के लिए उसका एक चित्र भी भेजता है, अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी करता है। श्रीकांत और सुनीता अपने वैवाहिक जीवन के 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी एक तरह से एक दूसरे से अनजान थे। दोनों के बीच एक अनजाना, अनचिन्हा अजनबीपन फैल रहा था। दोनों नहीं जानते थे कि इसे किस तरह से समाप्त किया जाए। एक दूसरे को पूरी तरह से जानने, पहचानने और अपने मध्य बिखरी पसरी फैली निरस्ता और निराशा का एहसास दोनों को है और इसे दूर करने के लिए वो एक दूसरे के साथ छुट्टी पर जाने का निश्चय करते हैं। ये यात्रा उन्हें एक दूसरे के निकट लाती है। उन्हें लगता है कि शायद अब वो एक दूसरे को पहचानने में अधिक समर्थ हो गए हैं। कुंभ के अवसर पर प्रयाग में गंगा तट के निकट बहुत अधिक भीड़ में भी श्रीकांत की आंखें लंबा कुर्ता, बड़े बाल और बड़ी हुई दाढ़ी मूंछों वाले अपने मित्र हरिप्रसन्न को ढूंढ ही लेती है। किंतु
नाव आगे बढ़ जाने के कारण और चिल्लाकर आवाज देने पर भी हरिप्रसन्न उन्हें पहचान नहीं पाता, उनकी तरफ नहीं आ पाता, उनसे बातचीत नहीं कर पाता। बाद में पता चलता है कि हरिप्रसन्न दिल्ली चला गया है। निराश श्रीकांत पत्नी के साथ उसी रात दिल्ली वापस आने का निश्चय कर लेता है। सुनीता को पति की भागदौड़, ये व्याकुलता, हरिप्रसन्न से मिलने की बेचैनी समझ नहीं आती। दिल्ली लौटने पर दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी श्रीकांत हरिप्रसन्न को ढूंढने का पूरा प्रयास करता है, किंतु असफल रहता है। एक दिन कॉन्फ्रेंस में जाते समय अचानक उसे हरिप्रसन्न अपनी उसी पुरानी वेशभूषा, लंबा कुर्ता, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी मूछें, इन सब के साथ दिखाई देता है। हरिप्रसन्न उसको पकड़कर उसे बातचीत करने की कोशिश करता है और तब उसे पता चलता है कि विगत 1 माह से हरिप्रसन्न एक मंदिर के प्रांगण में रह रहा है और उसे इस समय 50 रुपए की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास केवल 5 आने हैं, जिससे अपनी जीवन का निर्वाह कर पाना उसके लिए लगभग असंभव हो रहा था। श्रीकांत अपने मित्र की सहायता करता है, उसे घर चलने का आग्रह करता है, किंतु हरिप्रसन्न संकोच से भर उठता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब श्रीकांत वैवाहिक है। किंतु जब श्रीकांत उसे बताता है कि सुनीता को उसके बारे में सब पता है और वो भी उससे मिलना चाहती है, तो वो जाने के लिए अपनी हामी भर देता है। घर पर सुनीता अस्त व्यस्त वेशभूषा में स्टूल पर खड़ी सफाई करती मिलती है। श्रीकांत उसे हरिप्रसन्न से मिलवाता है और खाना तैयार करने का आग्रह करता है और स्वयं फल लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। सुनीता हरिप्रसन्न की बड़ी हुई दाढ़ी, मूछ, बाल को देख उसे साफ करने के लिए कहती है, जो हरिप्रसन्न के 5 आने में संभव नहीं था। श्रीकांत के जाने के बाद हरिप्रसन्न किताबों की अलमारी की तरफ बढ़ जाता है और वहां पर सुंदर अक्षरों में किताबों पर सुनीता नाम लिखा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सुनीता के नाम के आगे सुंदर अक्षरों में श्रीमती लिख देता है। कमरे में रखे हारमोनियम, सितार, वायलिन, दीवार पर लगी उनकी हस्ताक्षर युक्त पति पत्नी की तस्वीर भी उसकी आंखों से छूट नहीं पाती। सब चीजों को बहुत ध्यान से, बारीकी से वो देखता है, परखता है। खाना खाने के उपरांत हरिप्रसन्न लौटते समय उस तस्वीर को अपने साथ ले जाने का निवेदन करता है और उसे ठीक करके दूसरे दिन पुनः आने का वचन दे चला जाता है। वे श्रीकांत से अपने लिए किसी काम की तलाश करने का भी आग्रह करता है, जिससे वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। सुनीता और श्रीकांत हरिप्रसन्न की सहायता करना चाहते हैं, इसलिए सुनीता हरिप्रसन्न से कहती है कि वह उसकी बहन सत्या को पढ़ा सकता है। वो बताती है कि सत्या 12वीं कक्षा की छात्रा है और उसके पिता ट्यूशन के लिए उसे पर्याप्त धन दे देंगे। श्रीकांत भी सुनीता की बात से सहमत हो जाता है। दूसरे दिन श्रीकांत की अनुपस्थिति में आए द्वार पर ठिठके हरिप्रसन्न को सुनीता आग्रह पूर्वक अंदर बुलाती है, चाय नाश्ता देती है, उसके साथ बैठती है, बातचीत करती है और बाद में श्रीकांत और सत्या के आने पर सब मिलकर
मीराबाई फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हरिप्रसन्न उनके द्वारा दिए गए सत्या को पढ़ाने के प्रस्ताव को चुप रहकर एक तरह से टाल देता है। फिल्म देखने के उपरांत वो अपने डेरे पर वापस चला जाता है और फिर 3-4 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं मिलता। कुछ दिनों के उपरांत पुनः वह बड़ी दाढ़ी और बाल के साथ सुनीता के घर वापस आता है और अब उसके हाथ में एक पोटली है। इस पोटली में रिवॉल्वर है, कारतूस है। सुनीता अपनी मां की बीमारी के कारण अपने मायके गई हुई है। ये बात जब उसको श्रीकांत से पता चलती है तो वो श्रीकांत से कुछ पैसे देने का अनुरोध करता है जिससे वह उस व्यक्ति को दे सके जिससे उसने उधार लिए थे। श्रीकांत हरिप्रसन्न से आग्रह करता है कि वह पोटली में रखे कारतूस और रिवॉल्वर को वहां से हटा दे, क्योंकि जब सुनीता वापस आएगी और ये सब देखेगी तो उसे पसंद नहीं आएगा। इतना ही नहीं, वो उसे पैसे देने में भी अपनी असमर्थता दिखाता है। उसके इधर उधर जाने पर हरिप्रसन्न पिस्तौल और कारतूस अलमारी के ऊपर रद्दी के कागजों के नीचे छिपा देता है। श्रीकांत को अपने लिए कैनवस और रंग लाने के लिए बाजार भेज देता है और पीछे से रुपए लेने आए व्यक्ति को भी दूसरे दिन आने के लिए कहकर टाल देता है। श्रीकांत अपनी ससुराल जाकर सुनीता से सारी बात कह देता है और सुनीता भी उसे कहती है कि जब तक हरिप्रसन्न उसे पूरी बात नहीं बताए उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। घर लौटने पर वो हरिप्रसन्न को रुपए नहीं देती। श्रीकांत और हरिप्रसन्न दोनों को चिंतित देखकर वह श्रीकांत को चेक देने के लिए कह देती है, जिसे हरि चंद्र सिंह को दे देता है। यही वे स्पष्ट कर देता है कि वह सत्या को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहता और वो ये भी जानता है कि सत्या भी उससे ट्यूशन पढ़ना नहीं चाहती है। अपने मध्य उपजी निरस्ता से परिचित श्रीकांत और सुनीता दोनों ही विवाह की पवित्रता से परिचित थे। जैनेन्द्र उनके मध्य की प्रगाढ़ता को पुनः लाने के लिए एक तरह से हरिप्रसन्न और सुनीता के मध्य आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं। उन दोनों के बीच आकर्षण उत्पन्न करके मानो जैनेन्द्र श्रीकांत और सुनीता के मध्य तड़प उत्पन्न करना चाहते हैं। श्रीकांत अपने केस का बहाना कर लाहौर चला जाता है और वहां पर कुछ दिन रुकने की सूचना देते हुए वह सुनीता को एक लंबा पत्र लिखता है, जिसमें वह सुनीता से निवेदन करता है कि वो हरिप्रसन्न की हर इच्छा का ध्यान रखे और यथासंभव उसे कहीं भी जाने ना दे। सुनीता को वो लिखे पत्र के साथ ही वो हरिप्रसन्न के लिए भी एक पत्र लिखता है, जिसमें वह उसे क्रांतिकारी मार्ग को छोड़कर गृहस्थ जीवन अपनाने की सम्मति देता है और वो उसे बताता है कि पिस्तौल जैसी खतरनाक वस्तुओं को वो अपने पास ना रखे, यायावरी जीवन को त्याग दे और विवाह कर एक स्थायी जीवन यापन करे। वह जानता था कि सुनीता जरूर हरिप्रसन्न को लिखे गए पत्र को भी पढ़ेगी और इसीलिए वो दोनों पत्रों को एक साथ रखता है। सुनीता हरिप्रसन्न के पत्र को पढ़ने के उपरांत हरिप्रसन्न को चित्र और पिस्तौल दिखाने का आग्रह करती है और उसे वो पत्र भी दे देती है। हरिप्रसन्न चित्र पूर्ण होने पर उसे देने का वचन देता है और रिवॉल्वर में कारतूस भरने और चलाने की विधि भी सुनीता को बताता है।
हरिप्रसन्न दिन रात एक करके चित्र को पूरा कर लेता है और उसे दिखाने के लिए उत्साह में भरकर जब वो सुनीता के कमरे में जाता है तो वहां पर सद्य सनाता अपूर्ण वस्त्रों में गीले खुले बालों में सुनीता को देखकर उसके अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति कर उसे अपने क्रांतिकारी दल में शामिल करने की योजना बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुनीता के माध्यम से वह अपने क्रांतिकारी दल के नवयुवकों में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा को भर सकेगा। इस विषय में वो सुनीता से बात करता है। सुनीता की स्वीकृति मिलने पर वह दूसरे दिन रात्रि में उसे अपने साथ ले जाने का वचन देता है और खुद चला जाता है। रात भर गायब रहता है और प्रातः 3 बजे वापस आता है। सुनीता प्रातःकाल उसे उठाने से पूर्व उसके चारों तरफ बिखरे हुए कारतूसों को संभाल कर रख देती है। हरिप्रसन्न सत्या के आने पर उसे ठीक से पढ़ा नहीं पाता। उसके अंदर एक बेचैनी, एक उथल पुथल मची होती है। सुनीता की अति व्यस्तता से शंकित सत्या बार बार उससे उसकी व्यस्तता का कारण पूछती है और उसको कहती है कि अगर वो चाहे तो वो रात को उसके पास रुक सकती है। अब ना चाहते हुए भी सुनीता को अपनी बहन सत्या को सारी बात बतानी पड़ती है कि वह रात में हरिप्रसन्न के साथ क्रांतिकारी दल से मिलने के लिए जाने वाली है और वो अपनी बहन से ये वचन लेती है कि वह ये बात माँ या किसी अन्य को ना कहे। अतः घर लौटने पर सत्या अपनी माँ को भी सुनीता के यहाँ खरबूजे भेजने से रोक देती है। रामदयाल की गाड़ी लेकर चले जाने पर सत्या स्वयं घूमने के बहाने बाहर निकलती है। रास्ते में फल की दुकान पर श्रीकांत को देखती है, आग्रह पूर्वक उसे अपने घर ले आती है और रात भर वही रोक लेती है, क्योंकि वो जानती है कि सुनीता घर पर नहीं होगी। रात को घूमने के बहाने श्रीकांत अपने घर की ओर निकलता है। घर में बत्ती बुझी देखता है, ताला लगा देखता है और पुनः अपनी ससुराल लौट आता है। इस बीच तीव्र गति से आती हुई गाड़ी, जिसमें सुनीता और हरिप्रसन्न दोनों हैं, उनसे टकराते टकराते बचता है। पर सुनीता श्रीकांत को पहचानने के बाद भी निश्चेष बनी रहती है। हरिप्रसन्न और सुनीता लोगों की शंकित दृष्टि से बचने के लिए पहले सिनेमा हॉल में जाते हैं। कुछ देर फिल्म देखने के बाद जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। घने जंगल में अंधेरा होने पर टॉर्च की रोशनी में सुनीता को अपनी बाहों के घेरे में लेकर हरिप्रसन्न आगे बढ़ने लगता है। अचानक लाल बत्ती दिखाकर खतरे के संकेत को भांपकर वो सुनीता को बताता है कि वह जिस दल का नेता था, शायद या तो वह पकड़ा गया या मारा गया। उसे भी अब रुकना नहीं चाहिए। अतः सुनीता के प्रति अपने प्रेम को निर्बल ना बनने देने के लिए वह उसे बताता है कि रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही वह उसे उसके घर वापस छोड़ आएगा। सुनीता के सो जाने के बाद हरिप्रसन्न के अंदर की वासना प्रबल होने लगती है और वह सुनीता को पूर्ण रूप से पाने के लिए ललायत हो उठता है। उसकी इच्छा को भांपकर सुनीता पूर्णतः निर्वस्त्र होकर उसके सम्मुख खड़ी हो जाती है। हरिप्रसन्न लज्जित हो उसके सामने से हट जाता है। सवेरा होते ही सुनीता को उसके घर पहुंचा देता है और बिना बताए किसी अनजानी राह पर चल पड़ता है। श्रीकांत सवेरे घर लौटने पर सुनीता को घर के कामकाज करते देख हरिप्रसन्न के बारे में पूछता है। सुनीता की अनभिज्ञता, बेरुखी को देख
वह समझ जाता है कि दोनों के मध्य की कुंठाएं और ग्रंथियां अब खुल चुकी हैं और अब वो सुनीता को पूरी तरह से पा चुका है। सारा द्वंद्व, सारी शंकाएं मिट चुकी हैं। दोनों प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का निश्चय करते हैं। हरिप्रसन्न के द्वारा बनाए गए चित्र को मढ़वाकर अपने कमरे में टांग लेते हैं और इस प्रकार दोनों के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नारी संसर्गेच्छा एक बार पुनः होने पर हरिप्रसन्न की संसारिकता में अनुरक्ति की संभावना भी अब बलवती हो जाती है। कथानक श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न के त्रिकोणीय प्रेम संबंधों पर आधारित है। तीनों द्वंद्वग्रस्त हैं। श्रीकांत पत्नी द्वारा पूर्ण समर्पण ना पाकर द्वंद्वग्रस्त रहता है। सुनीता पति से काम वासना की पूर्ति न होने पर क्षुब्ध और चिड़चिड़ी रहने लगती है। वे प्रेम और सत्य के द्वंद्व से ग्रसित है। क्रांतिकारी हरिप्रसन्न स्त्री के प्रति अपनी विरक्ति के कारण दमित वासना का शिकार है। लेखक ने उनके मध्य के त्रिकोण के माध्यम से उनके द्वंद्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस स्थल पर आकर कथा की गति वक्र और अस्वाभाविक दिखाई देती है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं करता, चाहे वह उसका कितना ही पुराना और घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। श्रीकांत सुनीता को बार बार अकेला हरिप्रसन्न के साथ छोड़ता है। कभी उसे नाश्ता देने के लिए, कभी फल लाने के लिए वो उसके कमरे में भेजता रहता है। उनमें परस्पर निकटता उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यही नहीं, उन्हें एकांत देने के लिए वो केस के बहाने लाहौर तक चला जाता है और सुनीता को हरिप्रसन्न का ध्यान रखने के लिए और उसे यथाशक्ति वहीं पर बने रहने के लिए भी पत्र लिखता है। लेखक ने इस प्रसंग में श्रीकांत का गहन मंतव्य निहित दिखाकर उसे यथासंभव स्वाभाविक बनाने का प्रयास किया है। यद्यपि श्रीकांत अपनी सारी योजना को गुप्त रखता है, तथापि यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक पत्थर से दो शिकार कर रहा है। वह हरिप्रसन्न में एक तरफ सांसारिक अनुरक्ति उत्पन्न करना चाहता है और उसके लिए वह सुनीता को माध्यम बनाता है। इस प्रकार से स्त्री संसर्ग से काम वासना के प्रबल होने पर उसके यायावरी प्रवृत्ति के स्थान पर स्थायी रूप से एक स्थान पर गृहस्थी बसाकर रहने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरे, सुनीता के हरिप्रसन्न की वास्तविकता से परिचित होने के उपरांत अपने पति के प्रति अधिक अनुरक्ति होना स्वाभाविक हो जाता है। प्रारंभ में श्रीकांत के अपने मित्र से मिलने की आतुरता के प्रति रुक्ष सुनीता उसके घर में आने पर उसके कार्य व्यवहार में न केवल रुचि लेने लगती है, अपितु उससे अधिक वह सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है जो उसे श्रीकांत नहीं दे रहा था। लेखक ने सुनीता की बहन सत्या के प्रसंग के माध्यम से भी कथा को रोचक बनाने का यथेष्ट प्रयत्न किया है। यहाँ पर यह त्रिकोण सुनीता, हरिप्रसन्न और सत्या इन तीनों का हो जाता है। हरिप्रसन्न की रुक्षता से चिढ़ने के उपरांत सत्या धीरे धीरे उसके प्रति आकृष्ट होने लगती है, पर उसे सुनीता के हरिप्रसन्न के प्रति आकृष्ट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चुप कर दोनों की बातें सुनती है और यह स्थिति अधिक देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि सत्या किताबों के अलमारी में हरिप्रसन्न को पिस्तौल छिपाते हुए देख लेती है और इसलिए किसी एक अनिष्ट की आशंका से भर हरिप्रसन्न से धीरे धीरे विमुख होने लगती है। इसके अतिरिक्त उसे प्रतिदिन पढ़ने के पश्चात अपने घर वापस जाना होता था, जबकि हरिप्रसन्न और सुनीता को पर्याप्त अवसर था
इसलिए उनका लगाव कालांतर में अधिक बढ़ जाता है। लेखक ने मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का अवलंब लेकर पात्रों की रुद्र ग्रंथियों को खोलने का प्रयास किया है और कथा को अंत में सुखांत बना दिया है। सुनीता का पति की अनुपस्थिति में हरिप्रसन्न के साथ रात में क्रांतिकारियों के पास जाने का निर्णय मार्ग में श्रीकांत को देखकर अनदेखा करना, अप्रभावित बने रहना भी अस्वाभाविक लगता है। उसका जंगल के अंधकार में एकांत में सो जाना, हरिप्रसन्न की इच्छा को भांपकर उसके सम्मुख निर्वस्त्र हो जाना उसके सत्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आलोचकों के अनुसार जैनेन्द्र के नारी पात्र अन्य पुरुषों के सम्मुख इस प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं जो सामान्यतः समाज में दिखाई नहीं देता। ऐसा उनकी अनेक कृतियों में भी दिखाई दिया है। तथापि लेखक नैतिकता के नवीन मानदंडों के अनुरूप पुरुषों में स्वाभाविक प्रतिक्रिया न दिखाकर हरिप्रसन्न को लज्जित करता है और इससे सारा का सारा प्रसंग अश्लीलत्व दोष से मुक्त हो जाता है। सुनीता जब वन में घटित समस्त घटनाओं को श्रीकांत को बताने का प्रयास करती है तो श्रीकांत कोई रुचि नहीं दिखाता और उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न होती है। आर क्वीन कैन डू नो रॉन्ग कहकर वो सुनीता को आलिंगनबद्ध करना चाहता है। ये प्रसंग भी बड़ा अस्वाभाविक लगता है। बिना हतप्रभ हुए पत्नी को पूर्ण उत्साह से आलिंगन में लेना पाठकों को अजीब लगता है, किंतु यह लेखक की पूर्व योजना के कारण ही हुआ था। ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो श्रीकांत द्वारा ही नियोजित था। अंत में हरिप्रसन्न के बिना बताए चले जाने पर भी वह सहजता से इसे स्वीकार लेता है। ये बात श्रीकांत के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती क्योंकि पहले वो हरिप्रसन्न से मिलने की बेचैनी रखता है, उससे एक लगाव रखता है, आतुरता दिखाता है और अब वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जैनेन्द्र के पात्र एक संश्लिष्ट चरित्र से जुड़े होते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना सीधा सपाट सरल नहीं होता, उनमें विरोधी तत्व दिखाई देते हैं क्योंकि जैनेन्द्र जी का मानना था कि व्यक्ति कभी भी सहज नहीं होता। परिस्थितियों के कारण उसके व्यक्तित्व में हमें विरोधी तत्व समाविष्ट दिखाई देते रहते हैं। उपर्युक्त स्थलों के कारण विवेच्य कृति की सरसता, रोचकता, संभाव्यता पर निश्चित रूप से आघात हुआ है। पात्रों, उनकी परिस्थितियों, उनका परिवेश और उनके सामाजिक संबंधों की ये कहानी न रहकर नारी से विरक्ति एवं दमित वासनाओं के कारण कुंठाग्रस्त हरिप्रसन्न के बदलते स्वभाव की कहानी अधिक प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं कि सुनीता कहानी में जैनेन्द्र जी के सभी पात्र किसी न किसी संश्लिष्ट मनोवृत्ति के शिकार हैं। जैनेन्द्र जी ने अपने विचारों के अनुरूप ही सुनीता उपन्यास की रचना की, जिसमें उन्होंने पात्रों के मानसिक जगत को उभारने का प्रयास किया है और जिसमें वे सफल भी रहे हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम सुनीता उपन्यास के दो प्रमुख पात्रों श्रीकांत और सुनीता के विषय में अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।